नमस्कार, शाम के 7 बजने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। 3 साल से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर आज स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चयनित शिक्षक चिंतित ना हो, सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण के साथ ज्वाइनिंग दी जाएगी। मामला कोर्ट में है, हम मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। सरकार की मंशा है कि ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों को 27% आरक्षण के लाभ के साथ ज्वाइनिंग दी जाए। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए इंदर सिंह परमार ने कहा कि कांग्रेस अफवाहों का गैंग है, सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की कांग्रेस की मंशा नहीं थी, इसीलिए कोर्ट में वकील खड़ा नहीं किया। मेरे साथ मौजूद है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार साहब। सर, चयनित अभ्यर्थी लगातार राजधानी हो, प्रदेश के कोने कोने में प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं। सत्यापन हो गया है सर, ज्वाइनिंग कब? सत्यापन का हमारा कार्य पूरा हो गया है। हम क्योंकि कोर्ट में प्रक्रिया चल रही थी और हम चाहते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है वो 27% के आधार पर उनकी भर्ती की जाए। कांग्रेस के जो लोग हैं वो केवल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जब उनकी 1.25 साल की सरकार थी उसमें 2019 और 2020 मार्च तक उन्होंने कुछ नहीं किया। ना इस आरक्षण को लागू करने की कोशिश की गई, ना भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। अब आरक्षण के मुद्दे को लेकर के वो अफवाह फैलाने का केवल काम कर रहे हैं। एक अहम सवाल है सर, जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो चिंतित हो रहे हैं, कोरोना के बीच में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? ज्वाइनिंग कब तक, कैसे? एक देखिए, उसमें बहुत सारे लोग कांग्रेस के द्वारा मैनेज है। जब हमने प्रक्रिया प्रारंभ की है, सूची बनकर तैयार हो गई है, सत्यापन किया है, हम जल्दी ही, जो कि उसमें बीच में कोर्ट है, कोर्ट का निर्देश सबको मानना पड़ेगा, कोई भी सरकार हो, हम अपना पक्ष कोर्ट में रख करके बहुत जल्दी उनको भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले हैं। सरकार ने निर्णय किया है, पर कांग्रेस ये चाहती है कि हम जो पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिले तो भारतीय जनता पार्टी में बदनाम हो जाए। हम चाहते हैं कि 27% आरक्षण के आधार पर ही हम पूरी भर्ती प्रक्रिया करें। चयनित शिक्षक अभ्यर्थी चिंतित ना हो, सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो एक तरफ सरकार ने चयनित शिक्षकों को ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण के आधार पर ज्वाइनिंग का भरोसा दिला दिया है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि पहले के कोर्ट के आधार पर ही नियुक्ति पत्र जारी होगा। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश प्रभारी रणवीर सिंह रावत ने कहा कि चयनित शिक्षकों को कोर्ट के आदेश अनुसार पहले के कोटे के आधार पर ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा, जबकि कोर्ट के स्पष्ट आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। चयनित शिक्षक जो है उन्हें भी 27% आरक्षण के साथ ही नियुक्ति मिलेगी? नहीं, देखिए, उसमें न्यायालय के निर्देश हैं कि हम 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण देंगे, उस आधार पर हम उनके आवेदन ले सकते हैं। लेकिन जो नियुक्ति पत्र जो जारी करेंगे वो नियुक्ति पत्र जो पहले का जितना भी कोटा था उसके आधार पर करेंगे, लेकिन वो एक अंडर प्रोसेस होगा। न्यायालय का जब एक स्पष्ट आदेश जब आ जाएगा तो हम उस पर जो हमने आवेदन लिए उस पर हम कार्रवाई करेंगे। चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर किए गए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के दावों पर कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि सरकार न चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग दिलाना चाहती है, न ही ओबीसी को आरक्षण। ये सिर्फ बेरोजगार रखकर गुलाम बनाने की तैयारी में है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी के नाम बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है, इसीलिए बीजेपी ने कोर्ट में याचिका लगाकर कांग्रेस जो आरक्षण ओबीसी को दिलाना चाहती थी उसे रोक दिया है। सिर्फ बेरोजगार रख के लोगों को गुलाम बनाने की तैयारी है और स्पष्ट रूप से जो मूल भाव मध्य प्रदेश का है, जिसको विकसित करने के लिए कांग्रेस सरकार ने काम किया था, उसे छोड़ के सिर्फ ओबीसी के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, पर उनको वाजिब हक और अधिकार नहीं दिलाते। और इसी के तहत उन गरीबों को जो रोजगार मिलना चाहिए, जो अपने लोग परीक्षाएं पास कर चुके, जिनका चयन हो चुका है, जिनको सिर्फ ज्वाइनिंग करनी है, उनको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।
पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आज भोपाल में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि, लंबित मांगों को लेकर महामहिम को ज्ञापन भी सौंपा। इससे पहले पीसी शर्मा ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सरकार जनता को लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है। चुनाव के बाद ये लोग धीरे धीरे 2023 तक क्वारंटीन हो जाएंगे। शुरू में तो लॉलीपॉप दिखाते हैं और उसके बाद धीरे 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 ये 2023 और 24 तक क्वारंटाइन हो जाएंगे सबके सब। न तो इनको टिकट मिलने वाली न कुछ मिलने वाला। जिस तरह से अभी पदाधिकारी के रूप में ये सब बाहर हो गए, धीरे धीरे 2023-24 तक चुनाव में भी, टिकटों में भी, मंत्रिमंडल से भी सब जगह जाएंगे। तो 2018 से ये अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सिवाय सियासत के इनके हाथ कुछ और नहीं लगा है। रात 8 बजे इसी पर देखिए बड़ी बहस। छतरपुर के नौगांव में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने यहां जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह रैली निकाली। बैलगाड़ी पर बाइक और गैस सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया गया। फिर एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए नारेबाजी की गई। महंगाई के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, लेकिन पूरे प्रदर्शन में कई लोग बिना मास्क के नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हुआ। खुद के विकास के लिए, खुद के उद्धार के लिए आज आपने देखा शासन में बैठ के केंद्र के मंत्री बन चुके हैं। इसके बाद अतिथि शिक्षकों के लिए उन्होंने क्या किया, आवाज तक नहीं उठाई। अगर महंगाई कम नहीं की जाती है तो जैसे आपने अपने विधानसभा स्तर पे किया है, क्या प्रदेश स्तर पे भी कांग्रेस आंदोलन करेगी? इसका हम अभी जिला मुख्यालय पे सभी कांग्रेसी करेंगे। उसके बाद अगर लड़ाई आगे चली तो हम विधानसभा के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे। खाद्य सामग्री के दामों में की जा रही वृद्धि की संभावना कितनी बिंदुओं पर सर क्या 18 बिंदु, 18 बिंदु है, 18 बिंदु है। कई समस्याएं बताई जिसमें से है उसको माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा है। उसको हम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को भेजेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिला प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की सिफारिश के बाद इस लिस्ट को जारी किया गया है। साथ ही प्रदेश प्रभारियों के कामों का बंटवारा भी कर दिया गया है। इसके अलावा एससी और ओबीसी बाहुल संभागों के लिए मोर्चा प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है, उन्हें भी बना दिया गया है। पार्टी ने भोपाल शहर की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह कुशवाहा को, ग्रामीण का प्रभार अमिता चपरा को सौंपा। इसके अलावा अनुसूचित जाति मोर्चा के लिए पंकज जोशी को नर्मदापुरम संभाग की और हरिशंकर खटीक को शहडोल संभाग की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही ओबीसी के लिए रणवीर सिंह रावत को रीवा संभाग का प्रभारी बनाया गया। पार्टी ने युवा मोर्चा में प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार को भोपाल का और भगवान दास सबनानी को इंदौर संभाग का प्रभारी बनाया है। संगठन ने किसान मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती को ग्वालियर की, महामंत्री शरदेंदु तिवारी को जबलपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई। सीमा सिंह जादौन को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी अपने काम, अपने संगठन की ताकत के आधार पर चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतती है, ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलने पर जोर देते हुए कहा कि सभी को मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम मिलना चाहिए। हर कार्यकर्ता किसी न किसी काम में लगा हो, उस काम की पद्धति को समझ सके, यही हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब सिर्फ हवाबाजी करते थे, उसका जवाब उन्हें जनता ने दे दिया।
मुझे तो लगता है कि कमलनाथ जी की वो पुरानी खींच होगी, जब ग्वालियर का जो घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर उन्होंने गॉडसे पर कुछ कहा था, तब अरुण यादव जी ने कुछ कहा था, तो शायद उसकी खींच कमलनाथ जी उसके ऊपर निकाल रहे हैं। जो उनका आंतरिक मामला है, मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा से मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा है कि वो अपना अस्तित्व खो रहे हैं, इसलिए केवल ट्विटर से लेकर और इस प्रकार के वक्तव्यों तक ही वो सीमित होकर के जो कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। एमपी में सरकारी कर्मचारियों से ट्रांसफर के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की जा रही है। दरअसल सांसदों और विधायक के नाम पर फर्जी नोटशीट बनाकर धोखाधड़ी की जा रही थी। इन नोटशीट के सहारे कर्मचारियों को ट्रांसफर का झांसा देकर धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले में सीएम ऑफिस की ओर से भोपाल क्राइम ब्रांच से शिकायत भी की गई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने जांच तेज कर दी है। एएसपी क्राइम ब्रांच के मुताबिक सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, सिलवानी विधायक रामपाल सिंह के नाम और लेटर हेड का दुरुपयोग कर ट्रांसफर की सिफारिश की गई है। इस मामले में जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सांसदों का नाम लेकर कर्मचारियों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसे लेकर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। एमपी कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता के मुताबिक ट्रांसफर उद्योग का नारा लगाने वाले बीजेपी के लोग ट्रांसफर माफिया का केंद्र बन गए हैं। उनका आरोप है कि कई मंत्री गुप्त स्थानों पर बैठकर सूचियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन चॉइस आधारित तबादले किए थे। ये क्रमबद्ध तरीके से एक संगठित माफिया तैयार हुआ जो गांव-गांव तक फैला हुआ है और गारंटी लेकर ट्रांसफर करवा रहा है। गारंटी भी दे रहा है टेलीफोन पर कि हम आपको गारंटी देते हैं। ये एक सिस्टमेटिक संगठित तरीके का माफिया, ट्रांसफर माफिया मध्य प्रदेश में पैदा हो गया है। इस पर जो है सरकार को और हमारे जवाब देना चाहिए। सांसदों के नाम पर ट्रांसफर की फर्जी नोटशीट मामले में बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि ट्रांसफर उद्योग 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में होते थे। ये कांग्रेस सरकार ने सिद्ध किया। एक अधिकारी का 4-4 बार ट्रांसफर किया जाता था, इसीलिए कांग्रेस की सोच ऐसी है। रही बात ट्रांसफर को धंधा बनाने की, उद्योग की तरह चलाने की, तो ये जरूर 15 महीनों के शासनकाल में कांग्रेस ने सिद्ध किया, बताया है। एक कर्मचारी अधिकारी के 4-4 बार ट्रांसफर, वो कहां से रिलीव हो, कहां ज्वाइन करे, समझ में ही नहीं आता था। जिस प्रकार का धंधा चलाया वो प्रमाणित भी बाद में वसूली के तौर पर हुआ कि कितनी बड़ी तादाद में वसूली का अभियान भी अधिकारियों से किया करते थे। तो इनकी सोच, इनकी समझ ट्रांसफर के बारे में ऐसी ही है। पंचायत कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बालाघाट के पारसवाड़ा में पंचायत कर्मियों ने अर्धनग्न होकर नारेबाजी की है, पकौड़े तले हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वो 8 दिन से हड़ताल पर हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही कोई मिलने आया है। कर्मचारियों ने कहा कि ये उनकी अंतिम लड़ाई है। स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर हम लोग पंडाल पर बैठे हैं। शासन प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति हमारी सुध लेने वाला नहीं है और ना ही सरकार हमारी बातों की ओर ध्यान दे रही है और ना ही किसी प्रकार का कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। मजबूरन हमें आज जो है पकौड़े तल करके बेचना पड़ रहा है और आज हमको अर्धनग्न स्थिति में खड़े होकर के अपनी बात सरकार के समक्ष मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करना पड़ रहा है। कोरोना के मामले कम होने के बाद इंदौर में आज से मल्टीप्लेक्स अनलॉक हो गए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन करा चुके लोगों को ही एंट्री मिलेगी। इंदौर में आज 4 बड़े मल्टीप्लेक्स की शुरुआत हुई। लॉकडाउन लगने के बाद 25 मार्च 2021 से सिनेमाघर फिर से बंद हो गए थे। सरकार ने 14 जुलाई को आदेश जारी कर मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन इंदौर में आज से सिनेमाघरों की शुरुआत हुई। वैसे फिलहाल बॉलीवुड की कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, ऐसे में हॉलीवुड फिल्म के साथ ही शो की शुरुआत हुई है। मल्टीप्लेक्स में फिलहाल दर्शकों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया है। गाइडलाइन वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा सबको। जो भी फैमिली में आ रहे हैं चाहे फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर हर जगह पे रखा हुआ है, उनको हैंड सैनिटाइजर करते रहें। और सीट के अंदर, ऑडी के अंदर हमारे पास जो एक सीट की गैप है उसको मेंटेन करें। जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो हम लोग पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं।
शाहजहांपुर के पुलाय कला में 3 गाड़ियों से आए कुछ लोगों ने घनश्याम खाती के घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान परिजनों से जमकर मारपीट भी की गई है। हालांकि महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए मोर्चा संभाला है। आवाज सुनकर आसपास के लोग भी पहुंचे। आरोपियों को मौके से खदेड़ा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मारपीट की गई है। फिर महिलाओं ने मोर्चा संभाला। बताया जा रहा है कि हिम्मतपुरा निवासी हेमराज वर्मा का घनश्याम खाती के साथ जमीनी विवाद था। इसी विवाद में हेमराज वर्मा ने हमला करवाया। आरोपियों पर मोबाइल फोन छीनने का भी आरोप है। पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि सूचना के 2 घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। 3 से 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। एफआईआर में गाड़ियों का भी जिक्र नहीं है। पीड़ित परिवार ने वारदात का वीडियो वायरल कर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। 2 गाड़ियों में से लोग उतरते हैं और सीधे हमारे घर में एंट्री करते हैं। मुझे कुछ एहसास हुआ कुछ खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने अपना मोबाइल उठाया। मेरा मोबाइल उठाते ही मेरे मोबाइल छीन लिए और मार पिटाई चालू कर दी। वहाँ ये सब भेड़े हो गए कुछ परिवार तो फिर इनने वीडियो बनाया। पुलिस ने कोई मामला दर्ज किया कि नहीं अभी तक? नहीं किया। मैं मारपीट की धारा का मुकदमा दर्ज कर रहा था और कराई छीनने की ऐसी कोई मेरे को बात नहीं बताई और उठ के चले गए। रिपोर्ट नहीं लिखाई और चले गए, जिसकी मैंने रोजनामचे में रिपोर्ट दर्ज भी कराई तथा उसके घर भी भेजा गया पुनः रिपोर्ट लिखवाने के लिए, परंतु घर पर नहीं मिले। मुरैना में रेत माफिया बेखौफ है। खुलेआम वन विभाग की टीम पर फायरिंग करने से भी नहीं कतरा रहे हैं। ऐसा ही मामला वार्ड नंबर 4 में देखने को मिला, जहां अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली का वन विभाग ने पीछा किया था। इसी दौरान ट्रैक्टर बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गया, जिससे वन विभाग ने जब्त कर लिया है। लेकिन रेत माफिया ने वन विभाग की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी है। जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ा ले गए हैं। खरगोन पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में नकली शराब जब्त की है। पिछले दिनों नकली शराब पीने से 2 लोगों की जान चली गई है। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस मुख्य आरोपी कालका प्रसाद समेत 3 को गिरफ्तार कर चुकी है। उनकी निशानदेही पर थपाना गांव पहुंची। यहां खेत में नकली शराब बनाने का काम होता था। मौके से शराब की बोतल, रैपर और स्प्रिट समेत बड़ी मात्रा में शराब बनाने का सामान जब्त किया गया है। तो उसके यहाँ से हम लोग को ये पूरा अवैध शराब बनाने का जो है सामग्री वहाँ से हम लोग को प्राप्त हुई, जिसमें कि खाली बॉटल्स, उसके लेबल्स, उसके होलोग्राम्स, उसके ढक्कन और पैक करने का सामान और साथ में स्पिरिट जो ये है, ये हमें उसके यहाँ से मिली। इसमें जब हम लोगों ने खंडवा की पुलिस है उसके साथ भी हम लोगों ने साथ में इसमें उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की, तो उनके यहाँ पे भी अभी जो घटना हुई थी उसके भी तार इससे कालका से ही जुड़े हुए थे। विदिशा के नदीपुरा की रहने वाली नाबालिग ने थोड़ी कहासुनी से नाराज होकर बेतवा नदी में छलांग लगा दी, जिसका शव 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाल लिया गया है। 16 साल की लड़की ने सुबह नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। पुल पर घूम के मतलब पीछे से मतलब जो हटवाया वहाँ से आया गाड़ी कर देखने कितने कब से चल रहा था, कैसे देखा आपने, किसने देखा? वो एक चौकीदार था यहाँ पे, उसने भी आवाज़ सुनी थी। नहीं, अभी बॉडी निकाल ली, आपने देखा था? जारी था रेस्क्यू, तो आपने देखा? आप सब ढूंढ रहे थे लोग, या निवासी भी लोग ढूंढ रहे थे यहाँ पे ना? सुबह से 2 टीमें लगी हुई थी, हम रेस्क्यू कार्य कर रहे थे। बेतवा नदी का पानी बहुत तेज चल रहा है बहाव, और हमने कार्य किया और बॉडी हमने प्राप्त कर ली है और अब परिजनों को सौंपने की हम प्रक्रिया करेंगे। आप ये घटना कैसे घटी थी, क्या हुआ था, क्या जानकारी लगी है? इसकी जानकारी हमें मिली कि शायद उनका पैर स्लिप हुआ या क्या हुआ, ये तो कंफर्म नहीं है हमें। ग्वालियर के थाटीपुर में पुनर्गणत्वरीकरण योजना में आड़े आ रहे 4000 पेड़ों को बचाने के लिए हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि इन 4000 पेड़ों का क्या होगा। योजना में इसका कोई जिक्र नहीं होने के चलते योजना पर तत्काल रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश के 10 शहरों में योजना 2016 में लागू की गई है। योजना के लिए जो स्थान तय किया गया है वो हरियाली वाला क्षेत्र है, लेकिन योजना में पेड़ों का जिक्र नहीं किया गया। ऐसे में जो पेड़ काटे जाएंगे उनकी पूर्ति कहाँ की जाएगी? इन पेड़ों को शिफ्ट करने या नहीं करने के संबंध में योजना में कोई प्रावधान नहीं है, जिससे इन पेड़ों को काटे जाने का खतरा है। हमारा कहना है
कि इसकी जगह पर जो आज हमारा साड़ा लगभग 20 वर्षों से आज डेड पड़ा हुआ है, जहाँ की जनता के अरबों रुपए लग चुके हैं और वो जंगल हो चुका है, इसकी जगह पर वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को ले जाया जाए, जिससे उसका विकास भी हो जाएगा और यहाँ पर पेड़ भी कटने से बच जाएंगे।